Yes friends, welcome once again to the class and today I am going to discuss some of the frequently asked question on WhatsApp. तो WhatsApp पे जो ज़्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन है मुझे जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने पूछे हैं वो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आज दे दूंगा WhatsApp पे जो भी पूछे थे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, प्रिपरेशन से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये नोट्स भेजो, वो नोट्स भेज दो सर, डाइस एकेडमी की ट्यूटोरियल शीट भेज दो वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों के, ठीक है ना। पर मेरा ये कहना है कि वो सब चीज़ें तो हम कर लेते हैं व्हाट्सएप पे डिस्कस, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस नहीं कर पाते। और काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप चैट भी मैं ये नहीं कर पाया, रीड नहीं कर पाया, थोड़ा ऊपर ऊपर देखा था, तो उसके आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार जो पूछते हैं बच्चे वो, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डोंट यू रिप्लाई टू आवर कमेंट्स ऑन यूट्यूब। ओके, तो हमारे जो यूट्यूब के कमेंट्स है उसको रिप्लाई क्यों नहीं करते। तो पहली बात तो ये है कि 150 कमेंट आते हैं यूट्यूब पे रोज, ठीक है ना। यूट्यूब पे 150 कमेंट रोज आ रहे हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता कि एक एक कमेंट को पढ़ूँ और रिप्लाई दूँ। अगर मैं वही करते रहूँगा तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरा कॉलेज वर्क अफेक्ट होगा। तो 150 कमेंट आते हैं तो वो मैं देख नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि सारे कमेंट पढूं और उनको रिप्लाई करूं। और साथों साथ ये 150 कमेंट तो आते ही है, पर उसमें से जो 4 5 6 कमेंट रहते हैं ना रोज, 4 5 6 कमेंट वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोल रहते हैं, ठीक है ना। 4 5 6 कमेंट जो रहते हैं जो रोज आते हैं वो सिर्फ ट्रोल रहते हैं, ठीक है ना। तो ये अवॉइड करने के लिए मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता ट्रोल के कमेंट पढ़ के, ठीक है ना। ट्रोल्स जो होते हैं ना, ट्रोल्स तो खुद डिससेटिस्फाइड रहते लाइफ से। ट्रोल्स जो होते हैं वो खुद डिससेटिस्फाइड रहते लाइफ से और दूसरों को भी डिससेटिस्फाइड करना चाहते हैं लाइफ से। तो वो फालतू के 5-6 ट्रोल जो रोज कमेंट के रूप में आते हैं उससे मुझे डिमोटिवेटेड लगता है, इसलिए मैंने सिंपली कमेंट ही देखना छोड़ दिया, क्योंकि वो ट्रोल से बहुत इरिटेशन होती थी मुझे, ठीक है ना। मुझे डिस्टर्ब लगता था, तो मैंने वो कमेंट देखना ही छोड़ दिया फिर वो ट्रोल्स के कारण, ठीक है ना। फिर भी आप में से जो लोग मुझे प्यार करते हो, जो लोग भी आप में से मुझे पसंद करते हो, वो लोग कमेंट करते रहना चाहिए उनने मेरे वीडियो के नीचे, क्योंकि वो मेरी वीडियो का रीच बढ़ाता है, ठीक है ना। तो वीडियो का रीच बढ़ाने के लिए कमेंट करते रहना चाहिए मेरे वीडियोस के नीचे, क्योंकि उससे जो है रीच बढ़ती है वीडियोस की, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट्स करते रहिए, पर मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट करते रहिए, उसमें अच्छे कमेंट कीजिए, बुरे कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहिए क्योंकि उससे रीच बढ़ती है वीडियो की, ठीक है ना। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव एनी एडिक्शंस। तो मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। मुझे कोई एडिक्शन नहीं है। हाँ, मैंने ट्राई किया है, स्मोकिंग ट्राई किया था जब मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, तब मैंने स्मोकिंग ट्राई किया था, ठीक है ना। स्मोकिंग मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे एडिक्शन नहीं हुआ कभी, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखा था, मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने मतलब ट्राई करके देखा था। इन्हें ऐसी जिज्ञासा थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये लोग क्यों करते होंगे, इस टाइप की जिज्ञासा थी। तो जिज्ञासा के चलते एक पी के देख लिया था। बाकी ऐसा चूंकि एक ही बार में पी के मैंने छोड़ दिया, तो मुझे कोई एडिक्शन उसका हुआ नहीं, ठीक है ना। तो मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार मैंने पिया था सिगरेट, तो मुझे बहुत मजा आई थी, ठीक है ना। एक बार जब लाइफ में पिया था फर्स्ट ईयर में, तो मुझे बहुत मजा आई थी सिगरेट पीने में। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मुझे एडिक्शन में डाल देगा, क्योंकि इसमें मजा आ रही है। तो उसमें मजा आ रही थी और वो हार्मफुल था शरीर के लिए, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा सब पढ़ा हुआ था कि कैसे सिगरेट से जल्दी मौत होती है, वो मैं पढ़ा हुआ था, साइंटिफिकली पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे उसमें मजा आई, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं बोला कि इसमें मजा आ रही है ना, ये अपने को बहुत आगे तक लेके जाएगी। इसलिए मैंने ट्राई करने के बावजूद मुझे एडिक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक बार स्मोक करके मैंने उसके बाद में कभी स्मोक किया ही नहीं, ठीक है ना। तो एडिक्शन नहीं हुआ। एक बार करने से नहीं होता एडिक्शन। आप 2-3 महीना जब डेली करते हैं स्मोक, 2-3 महीना आप रेगुलरली स्मोक करते हैं ना, तब आप एडिक्ट होते हैं। आप सोचेंगे कि मैं 15 दिन स्मोक करके एडिक्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। 15 दिन स्मोकिंग करके कोई एडिक्ट नहीं होता, ठीक है ना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना स्मोकिंग करके एडिक्ट होते हैं। रेगुलरली 3 महीना किया फिर एडिक्ट हो जाता है आदमी, ठीक है ना। 1-2 दिन, 15 दिन करने से कोई एडिक्ट नहीं होता
स्मोकिंग का, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट का आदमी 3-4 दिन पीने से एडिक्ट नहीं होता, ठीक है ना। 3-4 दिन 15 दिन पीने से एडिक्ट नहीं होता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पीने से एडिक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे एडिक्शन नहीं, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई करके छोड़ दिया था, ठीक है ना। और अगर आप ड्रग्स की बात करें, जो दूसरे जो ड्रग्स बैन क्यों है, ड्रग्स क्यों बैन है इंडिया में, ड्रग्स मतलब हीरोइन, गांजा, कोकेन, ये सब जो चीजें ये बैन क्यों है इंडिया में, क्योंकि इनका जो एडिक्शन होता है ना, आप एक बार भी ट्राई करेंगे तो भी लग जाता है, ठीक है ना। हीरोइन, गांजा, ब्राउन शुगर, ये जो चीजें हैं, इनका एडिक्शन आप एक बार भी ट्राई करेंगे तो भी परमानेंटली लग जाता है आपको, एक बार भी ट्राई किया तो भी लग जाता है एडिक्शन, ठीक है ना। पर जो टोबैको प्रोडक्ट्स है इनका ऐसा नहीं है, टोबैको प्रोडक्ट्स या अल्कोहल का ऐसा नहीं है। आप 1-2 बार 3-4 बार ट्राई करेंगे कुछ नहीं होगा, 15 दिन भी पिएंगे लगातार कुछ नहीं होगा, आपको एडिक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2-3 महीना उसको रोज रोज लेते हैं तो आपको फिर एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है। तो मुझे कोई एडिक्शन नहीं है और ना ही था कभी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर यू मैरिड, तो जी नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। हालांकि मैंने कोई शायद लेक्चर 82 फिजिक्स ऑप्शनल का जो लेक्चर 82 या 83 था, फिजिक्स ऑप्शनल का लेक्चर 82 या 83, वो जब इंग्लिश का कोर्स चल रहा था, ठीक है ना, जब इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स चल रहा था और वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी खराब थी, उसमें HD नहीं था, वीडियो क्वालिटी खराब थी। मतलब लेक्चर तो अच्छा था पर वीडियो क्वालिटी HD नहीं थी उस समय, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था टीचिंग का, ठीक है ना। तो उस समय मैंने लेक्चर नंबर 82 जब चल रहा था इंग्लिश के कोर्स का, तो मैंने बताया था कि मैं मैरिड हूँ, पर मैंने झूठ बोला था। क्यों झूठ बोला था मैंने? क्योंकि मैं ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता था, ठीक है ना। और मैं ये चाहता था कि लोग समझे कि मैं बिजी हूँ, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि मैरिड आदमी ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने झूठ बोला था। पर अभी आजकल तो अभी तो आप लोगों से घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं, आप लोगों से अच्छे संबंध बन रहे हैं, तो इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ कि मैं मैरिड नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आई एम नॉट मैरिड। तो मैंने वो जस्ट झूठ बोला था कि मैं ज़्यादा बिजी हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। सो इन रियलिटी आई एम अनमैरिड, ओके। असलियत में मैं अनमैरिड हूँ। व्हाट इज़ योर फुल नेम? फुल नेम क्या है भाई आपका? सो मुझे डिस्क्लोज नहीं करना है मेरा फुल नेम, ठीक है। मुझे अपना फुल नेम डिस्क्लोज नहीं करना है। हाँ, बस अपनी कास्ट बता सकता हूँ कि राजपूत हूँ कास्ट से, ठीक है, कास्ट से राजपूत हूँ। बट मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ ऐसा प्राइड वगैरह नहीं लेता मैं, ठीक है ना। आई डोंट टेक एनी प्राइड इन दैट एट्रीब्यूट, बिकॉज आई हैव गॉट इट बाय बर्थ, ठीक है ना। वो जो एट्रीब्यूट मिला है मुझे, ये कास्ट का जो एट्रीब्यूट मिला है वो बर्थ से मिला है, ठीक है ना। तो उसमें कोई ऐसा प्राइड लेने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में हाईली डिस्पैशनेट हूँ। डिस्पैशनेट मतलब मैं उदासीन हूँ उसके मामले में, ठीक है ना। उसको उदासीनता से देखता हूँ मैं कि मैं किस कास्ट का हूँ, मैं किस धर्म का हूँ, वो सारी चीज़ें मैं डिस्पैशनेट हूँ मैं उसके बारे में, मतलब उदासीन हूँ मैं उसके बारे में, क्योंकि मुझे वो सब जन्म से मिला है। वो सब कुछ मुझे क्या मिला है? जन्म से मिला है। तो उसमें इतना प्राइड लेने का, इतराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक ख्याल है। तो मैं उसके बारे में डिस्पैशनेट हूँ, मतलब उदासीन हूँ, ठीक है। नाउ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर एज? तो भैया जी ये हो गई मेरी एज, 33 ईयर्स कम्प्लीटेड, ठीक है ना। 33 ईयर्स कम्प्लीटेड ये एज है मेरी, ठीक है। व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं चाहता भी नहीं बनाना, ठीक है। तो रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और कोई गर्लफ्रेंड मैं बनाना चाहता भी नहीं, ठीक है ना। ये मेरा रिलेशनशिप स्टेटस है, कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं और बनाना भी नहीं है। व्हेन विल यू गेट मैरिड? ठीक है ना। आप शादी कब करोगे? तो आप तो सेटल्ड भी हो, अच्छा कमा भी रहे हो, ठीक है ना। आप तो ऑलरेडी सेटल्ड हो, अच्छा कमा रहे हो, तो आप शादी कब करोगे? ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आप शादी क्यों नहीं कर रहे? अगर आप अच्छे से सेटल्ड हो, अच्छा कमा रहे हो, तो शादी क्यों नहीं कर रहे? प्रॉब्लम क्या है? तो मैं बता रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। थ्रू आउट मेरे जीवन में मैं शादी नहीं करना चाहता, ठीक है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड थ्रू आउट माई लाइफ। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना नहीं चाहता, ठीक है। आर यू अ वर्जिन?
आर यू वर्जिन। अब ये सब मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है, ये सच में क्वेश्चन पूछे थे बच्चों ने, ठीक है ना। तो आर यू वर्जिन, सो नहीं हूँ, ठीक है। अगस्त 2023 तक था पर अब नहीं, ठीक है। अगस्त 2023 तक था मैं वर्जिन, पर अब नहीं हूँ, ठीक है। अब नहीं रहा, अगस्त 2023 से मैं के बाद से मैं वर्जिन नहीं रहा, उसके पहले था मैं, ठीक है। आर यू फिजिकली स्ट्रांग और वीक, ठीक है। तो हाँ 60-70% बॉयज़ से अगर 21 से 35 ईयर्स के एज के बॉयज़ लें हम अगर 21 ईयर्स से 35 ईयर्स के एज के बॉयज़ लें तो 60-70% बॉयज़ से मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है। 60-70% बॉयज़ की तुलना में मैं स्ट्रांग हूँ। अगर 21 से 35 ईयर्स के एज के बॉयज़ लें तो 60-70% बॉयज़ की तुलना में मैं स्ट्रांग हूँ। इस धरती के अगर लें 21 से 35 एज के बॉयज़ तो 60-70% बॉयज़ की तुलना में मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है। ये मैंने पाया है, जब मेरी फिजिकल टेस्ट होती थी 12th वगैरह में कॉलेज में, तो ये मैंने पाया है कि 60-70% बॉयज़ जो है धरती के, उससे मैं स्ट्रांग हूँ 21 से 35 ईयर्स एज के अगर लें तो, ठीक है ना। सो और स्ट्रॉन्गर देन 99.99% गर्ल्स ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, लड़का हूँ तो I am a boy, so stronger than 99.99% girls on this planet. Okay, it is quite obvious. Now who are the girls who are stronger than me? Which girls are stronger than me? तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर लड़कियाँ कौन है? तो 0.01% जो लड़कियाँ हैं ना इस धरती की, वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है। वो कहाँ है? इंटरनेशनल लेवल के, ओलंपिक्स लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स है, ठीक है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल फुटबॉल टीम, वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, वुमेन्स इंटरनेशनल फुटबॉल टीम, वुमेन्स हॉकी टीम, वुमेन्स वेट लिफ्टिंग टीम, वुमेन्स जैवलिन थ्रो टीम, ठीक है ना। तो वो सब लड़कियां जो है मुझसे स्ट्रांग है। वो इंटरनेशनल वाली, नेशनल वाली और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली नहीं, ठीक है ना। नेशनल लेवल वाली और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली मुझसे स्ट्रांग नहीं है, इंटरनेशनल लेवल वाली जो है वो मुझसे स्ट्रांग है, ठीक है। तो 0.01% गर्ल्स आर स्ट्रॉन्गर देन मी। और ये ज़्यादातर जो है स्पोर्ट्स वुमेन है इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है ना। ये स्पोर्ट्स वुमेन है इंटरनेशनल लेवल की। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो गर्ल्स होती है वो थोड़ी वीक होती है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ वाइज वीक होती है। So females are weak strength wise is a scientifically proven fact. This is true for both humans and animals. Even animals में भी ये true है, सिर्फ humans में true नहीं है, animals में भी true है कि जो females होती है वो strength wise weak होती है, ठीक है ना। scientifically proven fact है और this is true for both humans and animals. Okay, दोनों humans के लिए भी और animals के लिए भी ये true है, ठीक है। Now, do you believe in God? क्या आप भगवान में मानते हो क्या? तो नहीं, मैं भगवान में नहीं मानता, ठीक है ना। और मैं 1000% श्योर हूँ, ठीक है, भगवान में मानता भी नहीं और मैं 1000% श्योर हूँ कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मैं भगवान में नहीं मानता और मैं 1000% श्योर हूँ कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं एथिस्ट हूँ, नास्तिक हूँ मैं, ठीक है ना। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे व्यक्ति से जिसको भगवान में आस्था है बहुत, ठीक है ना। मैं खुद तो नास्तिक हूँ और मुझे 1000% श्योर है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। पर मुझे ऐसे व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है जिसको भगवान में डीप फेथ है, ठीक है ना। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि मैं नास्तिक हूँ तो सब लोग नास्तिक बने, ऐसा मैं किसी को फोर्स नहीं करता, ठीक है। किसी को अगर पूजा पाठ करके, नमाज पढ़ के या ये सब करके किसी को अगर मन की सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो करे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। So I never force my thinking on anybody. I also never argue with any God believing person, ठीक है ना। किसी को अगर भगवान में भरोसा है तो मैं उससे आर्ग्यू नहीं करता, ठीक है ना, भगवान के अस्तित्व के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि उससे मेरा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। मुझे पता है कि उससे सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट होएगा, एनर्जी वेस्ट होएगी, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। हालांकि मैं 1000% श्योर हूँ पर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं बहस करके अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अपनी एनर्जी और सामर्थ्य अपना बर्बाद नहीं करता उसमें आर्ग्यू करने में, ठीक है ना।
आई ऑल्सो नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन और गॉड और डाइटी, और मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, किसी धर्म का, भगवान का, मूर्ति का, अवतार का, ठीक है ना। उनका कभी मैं अनादर नहीं करता, पर उनका कभी अनादर भी नहीं करता। पर अगर समझो किसी ने बोला कि कोई पूजा ज्वाइन करो, ठीक है ना, किसी पूजा में पार्टिसिपेट करो, तो सिंपली मैं वो पूजा में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो मैं आस्क मी टू ज्वाइन अ पूजा, आई सिंपली ज्वाइन इट, ठीक है ना। मैं उसको सीधे पूजा को ज्वाइन कर लेता हूँ, पर मेरे दिमाग में ना तो पॉजिटिव ख्याल आते हैं उसके बारे में, ना निगेटिव ख्याल आते हैं, क्योंकि मैं उदासीन हूँ उसको लेकर मैं उदासीन हूँ। तो मुझे उसके बारे में ना तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, ना तो निगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है ना। कोई अगर मुझे बोलता है पूजा ज्वाइन करो तो ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन ना मैं उसके बारे में पॉजिटिव हूँ ना निगेटिव हूँ, ठीक है ना। विदाउट आर्ग्यूइंग विद दैट पर्सन, उसको आर्ग्यू नहीं करता मैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया पूजा में, मैं तो भगवान में नहीं मानता, तो तुमने मुझे पूजा में क्यों बुलाया, ठीक है ना। ये सब मैं उससे आर्ग्यू नहीं करता, सामने वाले व्यक्ति से। क्यों नहीं करता मैं आर्ग्यू, क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं है, सामने वाला व्यक्ति मानेगा थोड़ी, ठीक है ना। सामने वाला व्यक्ति मानेगा नहीं तो क्यों आर्ग्यू करे अननेसेसरी, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, क्या आप प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुए? तो देखो 3 प्रिविलेज मिले बर्थ से, ठीक है ना। प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुए तो जी हाँ, 3 प्रिविलेज मिले बर्थ से, ठीक है ना। अपर कास्ट हिंदू फैमिली, ये पहला प्रिविलेज है बर्थ से जो मिला, ठीक है ना। अपर कास्ट हिंदू फैमिली इज द फर्स्ट प्रिविलेज विच आई गॉट बाय बर्थ, ठीक है। बॉर्न इन अ फैमिली वेयर फादर यूज्ड टू अर्न 2.5-2 लाख पर मंथ, ठीक है ना। तो फादर की भी इनकम अच्छी थी, ठीक है। इन हैंड मिलता था, इन हैंड इतना मिलता था। तो पहला तो ये हो गया अपर कास्ट हिंदू फैमिली। दूसरा ये हो गया कि 2.2 लाख पर मंथ, तो ये भी एक प्रिविलेज था, ठीक है ना। तो गरीब भी नहीं था मैं, और लड़के के रूप में पैदा हुआ, ठीक है ना। लड़के के रूप में पैदा हुआ तो ऑब्वियसली आपकी फ्रीडम बढ़ जाती है, ठीक है ना। लड़के के रूप में पैदा हो गए तो आपकी फ्रीडम बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि मेरी फैमिली ने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के बीच में। मेरी फैमिली ने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के बीच में, ठीक है ना। पर सारी दुनिया में ये देखा जाता है, इन जनरल सारे ही दुनिया में ये देखा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो थोड़े से एडवांटेज में होते हैं, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन में बॉयज़ एडवांटेज में होते हैं गर्ल्स की तुलना में। बॉयज़ जो होते हैं वो मेजॉरिटी सिचुएशन में गर्ल्स की तुलना में एडवांटेज में होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अब मान लो 2 बजे एयरपोर्ट पे लेने जाना है किसी को, मान लो रात को 2 बजे आप अकेले हो घर में, और मान लो 2 बजे रात को आपको लेने जाना है किसी को एयरपोर्ट, ठीक है ना। रात को 2 बजे आपको किसी को एयरपोर्ट लेने जाना है, एयरपोर्ट बहुत दूर है, ठीक है। रात को 2 बजे जाना है और आप अकेले हो, तो क्या गर्ल्स कर सकती है काम? भारत में तो नहीं कर सकती, ठीक है ना। यहाँ की अवस्था देख के मैं क्लियर बता सकता हूँ कि यहाँ की गर्ल्स तो नहीं कर सकती रात को 2 बजे एयरपोर्ट जाके किसी को पिकअप करके घर छोड़ दे। करने को तो कर सकती है, लेकिन रिस्की है, ठीक है ना। रिस्की है रात को 2 बजे जाके किसी को पिकअप करके फिर घर पे छोड़ देना, ठीक है। गर्ल्स के लिए जो है रिस्की है, ठीक है। इंडिया है क्योंकि, ठीक है। सो बॉयज़ तो थोड़े बहुत एडवांटेज में रहते ही है, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन में। तो वो सब एडवांटेज तो मेरे साथ थी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन बोल रहा हूँ, एक हाथ सिचुएशन हो सकती है जहाँ गर्ल एडवांटेज में आ जाए, एक हाथ सिचुएशन हो सकती है जहाँ गर्ल एडवांटेज में आ जाए, पर मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन में बॉयज़ जो होते हैं वो एडवांटेज में होते हैं, ठीक है ना। पर जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज होती है जैसे यूएसए, फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह, ठीक है ना, तो वहाँ पे जेंडर गैप बहुत कम होता है, ठीक है ना। डेवलप कंट्रीज में जेंडर गैप कम होता है, ठीक है, पर फिर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि पूरी इक्वलिटी आ गई, थोड़ा बहुत तो होगा ही। देखो किसी भी कंट्री में ना पूरा इक्वलिटी नहीं आ सकता, ठीक है ना। लड़का और लड़की के बीच में कंप्लीट इक्वलिटी किसी भी देश में नहीं आ सकती, कितना भी डेवलप देश हो। वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि नेचर ने ही अलग अलग बनाया है दोनों को, ठीक है ना। नेचर ने ही अलग अलग बनाया है, तो इक्वलिटी पूरी तरह से कभी नहीं आ सकती, पर जेंडर गैप कम हो सकता है।
जेंडर गैप कम हो सकता है। तो डेवलप कंट्रीज में जेंडर गैप कम है, ठीक है ना। इंडिया में जेंडर गैप जो है ज़्यादा है, हाई है, ठीक है ना। तो इंडिया में तो रात को 2 बजे, इंडिया में बोलोगे कि रात को 2 बजे कोई लड़की जाके एयरपोर्ट से किसी को पिकअप करके घर पे छोड़ के दे तो मुश्किल है। अगर एयरपोर्ट दूर है तो ये सब तो मुश्किल है कि कार से अकेली लड़की गई एयरपोर्ट पे पिकअप की और ड्रॉप कर दी, ऐसा लड़की नहीं कर सकती इंडिया में, ठीक है ना। करने को कर सकती है लेकिन रात को 2 बजे वगैरह रिस्की है, ठीक है ना, काम रिस्की है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो इंडिया में जेंडर गैप है, तो ये भी मेरा थर्ड एडवांटेज था लाइफ में, ठीक है ना। 3 एडवांटेज के साथ पैदा हुआ था मैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी व्हिच अरोज इन दिल्ली ऑफलाइन व्हिच फोर्स्ड यू टू रिजाइन इन 2018, ठीक है ना। तो दिल्ली ऑफलाइन में ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी थी जिसके कारण आपको रिजाइन करना पड़ा 2018 में, ठीक है ना। ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी दिल्ली ऑफलाइन में जिसके कारण आपको 2018 में रिजाइन करना पड़ा दिल्ली ऑफलाइन से, ठीक है ना। सी उसमें प्रॉब्लम ये था, कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ये हुई थी दिल्ली ऑफलाइन में 2018 में जिसके कारण मुझे रिज़ाइन करना पड़ा था। तो कंट्रोवर्सी ये थी कि मैंने मोदी काल के पहले का काल देखा, मैंने यूपीए का काल देखा है, ठीक है ना। 33 साल का हूँ तो मैंने यूपीए का काल देखा है, यूपीए का काल देखा है मैंने, क्योंकि मैं 33 साल का हूँ। तो आई हैव सीन प्री मोदी एरा मोर देन दिस यंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। जो ये यंग बच्चों का जो लॉट आ रहा था ना कोचिंग में जो यंग बच्चों का लॉट आ रहा था दिल्ली ऑफलाइन में, उनने कभी भी प्री मोदी एरा देखे ही नहीं थे, ठीक है ना। उन्होंने कभी भी मोदी के पहले का ज़माना देखे ही नहीं थे, उन्होंने मोदी के बाद का ही ज़माना देखे, क्योंकि जब तक वो बड़े हुए तब तक मोदी जी आ चुके थे, जब तक वो बड़े हुए तब तक मोदी जी आ चुके थे, ठीक है ना। तो पर मैंने तो प्री मोदी एरा देखा है, मोदी के पहले का टाइम देखा है, मोदी जी के पहले का, ठीक है ना। सो ये जो यंग जनरेशन है स्टूडेंट्स की, उससे ज़्यादा मैंने देखा है, ठीक है ना। मोदी का एरा, मोदी के एरे से पहले का एरा मैंने ज़्यादा देखा है, जो ये यंग स्टूडेंट थे, ठीक है ना। सो जो दिल्ली में हर साल जो नए बच्चों का लॉट आ रहा था, वो और कम उम्र के बच्चों का लॉट आते जा रहा था, और पोस्ट मोदी पीरियड के लोगों का लॉट आते जा रहा था, ठीक है ना। मतलब जब वो यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तब वो लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जब उन लोग यूपीए के दौर में थे तब उन लोग बहुत छोटे बच्चे थे, उनको कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पर मैंने तो यूपीए का दौर देखा था, ठीक है ना। तो दिल्ली ऑफलाइन में बच्चे आ रहे थे मोदी एरा के, ठीक है ना। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ ये फैक्ट देख के, क्योंकि मैंने 2011 से 13 तक भी अटेम्प्ट दिया है, 2011 से 2013 तक भी मैंने अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के। तो उस समय मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो है ना, मैं इस फैक्ट से बहुत डिसअपॉइंट हो गया कि 2014 के बाद, ठीक है ना, 2014 के बाद से 40% जो सिलेबस है यूपीएससी का वो सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गया था सरकार का, ठीक है ना। 2014 के बाद से मैं डिसअपॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने देखा कि 40% जो सिलेबस है यूपीएससी का वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनरी बन चुका था सरकार का, ठीक है ना। 40% सिलेबस यूपीएससी का सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गया था गवर्नमेंट का, ठीक है ना। इकोनॉमी तो पूरा ही, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है जीएस का, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी, वो तो पूरा ही प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गया, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी तो पूरा ही प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गया, और करंट अफेयर्स भी पूरे ही प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गए सरकार के 2014 के बाद, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब 40% चीज़ें, 60% चीज़ें तो असली पढ़ाई जा रही थी, 60% चीज़ें तो असली पढ़ाई जा रही थी, लेकिन 40% चीज़ें जो है वो झूठ पढ़ाया जा रहा था, ठीक है ना। 60% चीज़ें असली पढ़ाई जा रही थी, लेकिन जो 40% चीज़ें थी वो झूठ पढ़ाई जा रही थी, ठीक है ना। अब झूठ पढ़ाई जा रही थी, और अब तो देखना धीरे धीरे हिस्ट्री भी झूठ पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है ना। जो 60% सच पढ़ाया जाता है ना हिस्ट्री के रूप में, जो 60% सच पढ़ाया जाता है वो पॉलिटी में है, हिस्ट्री में है, वहाँ थोड़ा सच पढ़ाया जाता है 60% चीज़ों में, वहाँ भी प्रोपेगेंडा धीरे धीरे घुसने वाला है, क्योंकि अब हिस्ट्री राइट विंग कम्युनल हिस्ट्री आने वाली है। राइट विंग कम्युनल हिस्ट्री अब यूपीएससी में इंट्रोड्यूस होने वाली है धीरे से। राइट विंग कम्युनल हिस्ट्री जो है तो यूपीएससी में धीरे से इंट्रोड्यूस करेगी मोदी सरकार, ठीक है ना। तो
वो जो 60% सिलेबस है वो भी अब प्रोपेगेंडा मशीनरी बनने वाला है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। पर अब तक 40% है, और मैं जब था तब भी 40% सिलेबस प्रोपेगेंडा मशीनरी बन चुका था सरकार का, ठीक है ना। सो मैंने 2014 के पहले का युग देखा था, ठीक है ना। तो 2014 के पहले का युग मैंने देखा था, उसमें क्या होता था कि 99.9% चीज़ें जो सिखाई जाती थी बच्चों को वो सच रहती थी, ठीक है ना। यूपीएससी में 99% चीज़ें जो पढ़ाई जाती थी 2014 के पहले वो सच रहती थी, ठीक है ना। 99.9% चीज़ें सच रहती थी 2014 के पहले जो पढ़ाई जाती थी बच्चों को, ठीक है ना, वो सच रहती थी। तो मुझे बहुत डर लग गया कि अब इनको बच्चों को प्रोपेगेंडा पढ़ाया जा रहा है, इनने तो पुरानी सरकारें देखे भी नहीं है, इतने छोटे हैं ये, ठीक है ना। इन्होंने तो पुराने सरकार भी नहीं देखे, इतने छोटे हैं इन लोग, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, बच्चों को साइड बाय साइड सच बताना भी चालू कर दिया, ठीक है ना। एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो भी बताता था, ठीक है ना। एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो भी बताता था, और साइड बाय साइड सच भी बताता था, ठीक है ना। एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो भी बताता था, और साइड बाय साइड सच भी बताता था बच्चों को, ठीक है ना, ताकि वो ब्रेन वॉश ना हो, ठीक है ना, ताकि वो ब्रेन वॉश ना हो। तो ये इसलिए किया गया था ताकि जो फ्यूचर है इस देश का, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी वैसे अंधेर कोपरी में न जाए, चाटुकार न बने सरकार के, ठीक है ना। जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट है इस देश का वो सरकार का चाटुकार ना बने, डार्कनेस में न जाए, ब्रेन वॉश ना हो जाए। इसलिए मैंने ये तरकीब अपनाया था कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो भी बताओ, और साइड बाय साइड सच क्या है वो भी बताओ। इंटरव्यू में क्या बोलना है वो भी बताओ, साइड बाय साइड सच क्या है वो भी बताओ, ठीक है ना। तो ये मैंने चालू किया, क्योंकि जो दिल्ली के बड़े बड़े नामी सिविल सर्विसेज के टीचर थे, दिल्ली के बड़े बड़े नामी बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े नामी, हो सकता है कईयों के आप यूट्यूब चैनल भी देखते हो, ठीक है ना। तो दिल्ली के बड़े बड़े नामी सिविल सर्विसेज के टीचर ब्रेन वॉश कर रहे थे बच्चों को, ठीक है ना। ब्रेन वॉश ऐसा कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ तो मोदी जी का फोटो लगा दिया थंबनेल में, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ तो मोदी जी का फोटो लगा दिया थंबनेल में। इंडिया चाइना युद्ध हुआ तो मोदी जी का फोटो लगा दिया थंबनेल में। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी युद्ध जीत रहे, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें। जबकि हो उल्टा रहा था, उल्टा चाइना हावी हो रहा था, पर इन लोग फोटो मोदी जी का लगा रहे थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखा मैंने, ठीक है ना। तो दिल्ली के बड़े बड़े सिविल सर्विस के टीचर कंटिन्यूस ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे प्रोपेगेंडा पढ़ा के। तो मुझे लगा कि अपनी कंट्री का फ्यूचर डार्क है, क्योंकि बच्चे अभी जो जनरेशन पैदा होने वाली है, ये ब्रेन वॉश बच्चों की जनरेशन पैदा होगी, भक्त बच्चों की, ब्रेन वॉश बच्चों की जनरेशन पैदा होगी। इसलिए मैंने एग्ज़ाम में क्या लिखना है, इंटरव्यू में क्या बोलना है, उसके साइड बाय साइड ये भी बताना चालू कर दिया, क्या कि सच क्या है वो भी बताना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो ये मैं सच बताता था जब भी बच्चों को क्लास में। तो एक बार क्या हुआ, बजरंग दल का पोट्टा आ गया बैच में, ठीक है ना। तो एक बजरंग दल का पोट्टा बैच में आ गया। अब वो बजरंग दल के पोट्टे को ये सहन नहीं हुआ, पचा नहीं उसको, ठीक है ना। वो बजरंग दल के पोट्टे को ये पटा नहीं कि मैं उसको सच भी बता रहा हूँ, साइड बाय साइड प्रोपेगेंडा क्या है और सच भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो ब्रेन वॉश था खुद, ठीक है ना। वो तो ज़ॉम्बी था, बजरंग दल का था मतलब ज़ॉम्बी था, ब्रेन वॉश था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट का, जो बजरंग दल का स्टूडेंट है, उसने ये देखा तो वो भड़क गया, ठीक है ना। तो एक दिन वो वहाँ पे कोचिंग में अपने गुंडों की फौज के साथ आ गया, ठीक है ना। कोचिंग में बजरंग दल का पोट्टा अपने गुंडों की फौज के साथ आ गया, तोड़ फोड़ करने लगा, ठीक है ना। तो कोचिंग का जो मालक है उसने पूछा उसको कि तुम तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि ये कोचिंग बोले एंटी नेशनल है बोले, ठीक है ना। ये कोचिंग जो है बोले एंटी नेशनल है बोले। अच्छा, ये कोचिंग एंटी नेशनल है। तो उसने बोला कि जब तक कि मैं रिज़ाइन नहीं करता, ठीक है ना, यानी प्रणव जब तक रिज़ाइन नहीं करता, जब तक मैं रिज़ाइन नहीं करता, यानी प्रणव रिज़ाइन नहीं करता, तब तक के यहाँ तोड़फोड़ चालू रहेगी और इनकम टैक्स की रेड करवा दूंगा बोले मैं। मेरे बहुत कांटेक्ट है बोले सेंट्रल गवर्नमेंट में, मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत कांटेक्ट है बोले, मैं रेड करवा दूंगा बोले तुम्हारे कोचिंग पे, ठीक है ना। जब तक कि ये वाला एजुकेटर यानी कि मैं रिज़ाइन नहीं करता तब तक के। वो तो फिर क्या था, फिर तो हो गया,
फिर ये सब हुआ तो उसने बोल दिया मुझे, ठीक है ना, कोचिंग वाले ने। तो कोचिंग वाले ने मुझे बोल दिया कि तुम रिज़ाइन कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया फिर वहाँ से, मतलब फोर्स किया गया मुझे रिज़ाइन। अब ये तो सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट में हुआ, ऐसा कितने चैनलों पे हुआ होगा, भारत के कितने सारे, जो इंडिया का जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट क्यों है, इंडिया का जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट क्यों है, यही कारण है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी सच बताते थे ना उनको रिज़ाइन करवा दिया गया कुछ ना कुछ करके, ठीक है ना। इसलिए भारत का मीडिया इतना प्रो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, बायजूस ने मुझे ऑफ़र दिया आगे चल के, पर उसने एक शर्त रखा, उसने एक शर्त ये रखा कि सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाना है। आप जब फिजिक्स पढ़ाते हो तब तो आप कुछ सरकार का लेना देना आता ही नहीं, जब आप फिजिक्स पढ़ाते हो तब तो आपका सरकार का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाते हो, जब भी ये ऑप्शनल्स पढ़ाते हो तब तो आपका सरकार का कोई लेना देना उसमें आता नहीं, ठीक है ना। पर अगर आप कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जैसे कि आप मान लो आप करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हो या इकोनॉमी पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे आपको सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाना पड़ेगा। इस कंडीशन पे बायजूस ने मुझे लिया, ठीक है ना, 2018 में। इस कंडीशन पे बायजूस ने मुझे लिया कि सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाओ, ठीक है। और हर एक स्लाइड में, हर एक थंबनेल में, हर एक स्लाइड में जो है मोदी सरकार के जो है मिनिस्टर्स के फोटो लगाओ बोले, ठीक है ना। मतलब जैसे बजट आया, ठीक है ना, बजट आया तो निर्मला ताई का फोटो होना ही चाहिए उसमें, ठीक है ना। बजट आया तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें करना चाहिए। बजट आया, भले ही बजट खराब हो, बजट आया भले ही बजट पूरी तरह से खराब हो, उसमें एक भी चीज़ अच्छी ना हो बजट में, भले ही एक भी चीज़ अच्छी ना हो बजट में, ठीक है ना। तो फिर भी आपको ऐसा दिखाना है कि आप बैलेंस कर रहे हो, ठीक है ना। आप पॉजिटिव्स बता रहे हो, निगेटिव्स बता रहे हो, जैसे कि सब चंगा चल रहा है देश में, ठीक है ना। आपको ऐसा बताना है बजट डिस्कस करते समय कि पॉजिटिव्स भी है, निगेटिव्स भी है, ठीक है ना। जबकि पूरा निगेटिव ही है, उसमें कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, तो भी आपको ये बताना है बोले कि उसमें पॉजिटिव्स क्या है, निगेटिव्स क्या है, ये बताना है बोले आपको, यानी ज़बरदस्ती उसको बैलेंस करना है बोले। सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बैलेंस करो बोले ज़बरदस्ती, ठीक है ना। तो स्प्रेड करना है प्रोपेगेंडा मोदी सरकार का, और डिस्प्ले करना है उनके मिनिस्टर को हाईली एक्सपीरियंस्ड के रूप में। जैसे बजट आया उसमें कुछ मान लो मनरेगा का बजट बढ़ा दिया, ठीक है ना, मान लो मनरेगा का बजट बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसमें निर्मला ताई का फोटो लगाओ बोले, ठीक है, उसमें निर्मला ताई का फोटो लगाओ बोले, और बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड है ऐसा दिखाओ बोले, ताकि सरकार से उनका पंगा ना है, ठीक है। क्योंकि बायजूस का अगर सरकार से पंगा आ जाता तो बायजूस को बंद कर देती सरकार, ठीक है ना। बायजूस से अगर पंगा हो जाता सरकार का तो सरकार बायजूस को बंद करा देती, ठीक है ना। 2014 के पहले का भारत थोड़ी है। अरे हम जब 2011, 12, 13 में पढ़ते थे ना कोचिंग में, तो ऐसे कई सारे टीचर थे जो मनमोहन सिंह के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते थे क्लास में, ठीक है ना। 2011, 12, 13 में जब हम ऑफलाइन दिल्ली में जब हम 11, 12, 13 में थे, तो ऐसे कई सारे टीचर थे जो मनमोहन सिंह के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल के चले जाते थे, ठीक है ना। अरे सोनिया का गुलाम है, ठीक है ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, सोनिया का गुलाम है, इस टाइप की चीज़ें मनमोहन सिंह के बारे में खुलेआम कही जाती थी 2011, 12, 13 में, ठीक है ना। 2011, 12, 13 में मनमोहन सिंह जी के खिलाफ ऐसी चीज़ें खुलेआम कही जाती थी ऑफलाइन दिल्ली में कि सोनिया जी का गुलाम है, ये है, वो है, ठीक है ना। पर ना तो कोई कोचिंग बंद हुआ, ना तो कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना तो कोई दंगे करने आया, ना कोई मारपीट करने आया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। पर अभी 2014 के बाद जो सच बोलता है उसकी ये हालत होती है जो मेरी हुई, आप देख सकते हो क्या हालत हुई, ठीक है ना। तो बायजूस में मैंने कभी सच कहा ही नहीं फिर, ठीक है, बायजूस में मैंने कभी भी सच नहीं कहा। तो 2021 तक मैं वहाँ रहा, फिर मैं फिजिक्स का प्रोफेसर बन गया 2021 से, ठीक है ना। फिर क्या था, प्रोफेसर बन गया फिजिक्स का 2021 से, तो चल पड़ी फिर गाड़ी ऐसी, ठीक है। तो अभी भी कॉलेज में मैं कुछ बोल नहीं पाता, कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में मैं कुछ सच बता नहीं पाता बच्चों को। बच्चे ब्रेन वॉश होते जा रहे मैं कुछ सच बता नहीं पा रहा हूँ कॉलेज में। पर यूट्यूब पे जो है
यूट्यूब पे जो है सच बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे सच बता देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब तो आखिर यूट्यूब है, ठीक है। यहाँ की भी कब तक लग्जरी रहेगी यूट्यूब की वो भी पता नहीं। OTT, यूट्यूब, इनको सबको कंट्रोल करने का भी सरकार ने कर लिया है, अपना प्लान बना लिया है। लेकिन जब तक कि यूट्यूब की लग्जरी है, मैं आपको साइड बाय साइड सच भी बताता रहूँगा, प्रोपेगेंडा के बाजू में सच भी बताता रहूँगा, ठीक है ना। प्रोपेगेंडा तो बताऊँगा ही, क्या बोलना है एग्ज़ाम में, क्या इंटरव्यू में लिखना है, इंटरव्यू में बोलना है, क्या एग्ज़ाम में लिखना है, वो बताते रहूँगा मैं आपको, ठीक है ना। पर साइड बाय साइड मैं आपको सच भी बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो बायजूस कंटिन्यू किया 2021 तक, फिर प्रोफेसर बना 2021 के बाद, ठीक है। अब ये फाइनल क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट वुमेन शुड कंट्रोल देयर सेक्स डिजायर। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औरतों ने अपनी काम वासना पे, अपनी काम वासना पे बोले काबू रखना चाहिए बोले, ठीक है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिसेंटली कि वुमेन शुड कंट्रोल देयर सेक्स डिजायर, ठीक है। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है, ऐसा बच्चा पूछ रहा था, इसके बारे में मेरे क्या थॉट्स है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये रिजल्ट है, ये हिंदू राष्ट्र बन गया ना। भारत जो है वो अनडिक्लेयर्ड, ठीक है ना। भारत जो है वो अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र बन गया, ठीक है। भारत जो है वो अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र बन गया है, ठीक है ना। डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक, डिक्लेयर हो जाएगा 2024 के बाद, 2024 के बाद डिक्लेयर हो जाएगा हिंदू राष्ट्र करके भारत, ठीक है ना। पर अभी फिलहाल में डिक्लेयर्ड नहीं है, अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ठीक है ना। अनडिक्लेयर्ड रूप में हिंदू राष्ट्र भारत बन चुका है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है हिंदू राष्ट्र बनने का, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना इसका, इसके पीछे कारण ये है कि जो वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है ना, वेदों में ऐसा बताया गया है कि औरतों की काम वासना बहुत होती है, औरतों में बहुत काम वासना होती है, उनको उन्होंने कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है, वेदों पुराणों में लिखा गया है, ठीक है ना। सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बहुत सारे धर्म है दुनिया के, बहुत सारे धर्मों में यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि औरतों ने अपनी सेक्स डिज़ायर पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे धर्म है दुनिया के, उनमें यही चीज़ लिखी हुई है कि औरतों ने अपनी सेक्स डिज़ायर पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हर धर्म यही कहता है दुनिया का, ठीक है ना। पर जो रियलिटी है वो बहुत अलग है इससे, ठीक है ना। इससे रियलिटी जो है वो बहुत अलग है, लेकिन इससे रियलिटी क्यों अलग है, आप बायोलॉजी नहीं पढ़े हो ना, आप लोग बायोलॉजी नहीं पढ़े इसलिए आपको पता नहीं है। तो रियलिटी बहुत अलग है इससे, ठीक है ना। वुमेन जो है उनके पास लेस होती है, ठीक है ना। सेक्स डिज़ायर जो होती है ना वुमेन में, वुमेन हैव लेस सेक्स डिज़ायर बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो वुमेन में जो सेक्स डिज़ायर होती है वो कम होती है मर्दों की तुलना में। औरतों में सेक्स डिज़ायर जो होती है कम होती है मेन की तुलना में बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। तो होता क्या है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन के समय एक औरत की सेक्स डिज़ायर जो है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। वो एक औरत की सेक्स डिज़ायर जो है मेंस्ट्रुएशन के समय डिक्रीज कर जाती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है उस समय, ठीक है ना, जब साइकिल चालू रहती है तब, ठीक है ना। और फिर वो मैक्सिमम हो जाती है 14वें 15वें दिन बाद, ठीक है ना। जब पीरियड्स आते हैं ना, तो पीरियड्स आने के 14वें 15वें दिन वो मैक्सिमम हो जाती है सेक्स डिज़ायर, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन के 14वें 15वें दिन बाद औरतों की सेक्स डिज़ायर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के समय कम रहती है, 14वें 15वें दिन बाद वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड हर साइकिल इज़ रेगुलर, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है कि अगर उसको 28-32 दिन में आती होगी साइकिल, ठीक है ना, खून की कमी नहीं है समझो, ठीक है, खून की कमी नहीं है तो 28 से 32 दिन में आ रही है साइकिल, ठीक है ना। तो अगर उसको खून की कमी नहीं है तो 28 से 32 दिन में साइकिल आएगी, ठीक है। अब 28 से 32 दिन में अगर साइकिल आएगी, उसको खून की कमी नहीं है, तो होता यह है कि दो पीरियड्स के बीच में, ठीक है ना, दो मेंस्ट्रुअल साइकिल या 2 पीरियड्स के बीच में एक मैक्सिमा आता है, ठीक है ना। एक मैक्सिमा आता है, ठीक है। जैसे ये है समझो, यहाँ पे सेक्स डिज़ायर है इस एक्सिस पे, और ये यहाँ पे पहला पीरियड आया, यहाँ दूसरा पीरियड आया, ठीक है ना, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो सेक्स डिज़ायर कुछ ऐसी दिखती है,
ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम होती है एग्जैक्टली बीच में 2 पीरियड्स के एग्जैक्टली बीच में जो है मैक्सिमम होती है सेक्स डिज़ायर, ठीक है ना। तो 14वें दिन 15वें दिन अगर 28 से 32 दिन में आती होगी तो 14वें 15वें दिन जो है मैक्सिमम हो जाती है डिज़ायर, ठीक है। उसके बाद में फिर डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो आप 14वें दिन के बाद फिर अगेन वो डिक्रीज़ हो जाती है, जब तक कि दूसरी साइकिल आती है तब तक डिक्रीज़ होते जाती है। 14वें 15वें दिन मैक्सिमम रहती है, ठीक है ना। मैन ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, मैन ऑन द अदर हैंड आर एक्टिव सेक्सुअली इक्वली थ्रू आउट द ईयर। तो जो मैन रहते हैं, जो आदमी रहते हैं, वो सेक्सुअली इक्वली एक्टिव रहते हैं पूरे साल भर उनकी इक्वल रहती है डिज़ायर, ठीक है ना। पर औरतों की कम ज़्यादा होती रहती है, और 14वें 15वें दिन वो मैक्सिमम होती है औरतों में, ठीक है ना। 14वें 15वें दिन सेक्सुअल डिज़ायर जो है मैक्सिमम होती है। बाकी मेंस्ट्रुएशन के समय सबसे कम होती है, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ती है 15वें दिन तक, फिर 15वें दिन के बाद फिर से कम होती जाती है, फिर 30 दिन बाद फिर से साइकिल आती है, फिर और बढ़ना चालू होती है, फिर और 15वें दिन कम होती है, फिर 15 दिन बढ़ती है, फिर और कम होना चालू होती है, फिर मेंस्ट्रुएशन आता है तो फिर से कम हो जाती है। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट ही अपने आप में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो ये जो फैक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, ये अनसाइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है ना। मतलब ये धार्मिक ग्रंथों के आधार पे बोला हुआ फैक्ट है, ये धार्मिक ग्रंथों के बारे में वहाँ से लिया हुआ फैक्ट है, धार्मिक ग्रंथों से लिया हुआ फैक्ट है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ है कि हम हिंदू राष्ट्र बन गए, ठीक है ना, अघोषित हिंदू राष्ट्र। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, 2024 के बाद डिक्लेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, 2024 के बाद तो डिक्लेयर भी होने वाला है हिंदू राष्ट्र। तो ये धार्मिक जो है ये वहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये अनसाइंटिफिक है, धार्मिक टेक्स्ट से लिया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये सारे आपने समझ लिए होंगे। तो यही सारे चीज़ें मैं आपसे डिस्कस किया आज, ठीक है। तो ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए डिस्कस किया मैंने। थैंक यू वेरी मच।